क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो सिर्फ कुछ पन्नों की हो, लेकिन आपके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल दे? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूसी साहित्य के सबसे महान लेखकों में से एक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक अनसुनी, अनोखी और बहुत ही गहराई से भरी कहानी के बारे में, जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन। ये कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। इसमें न कोई एक्शन है, न थ्रिल, न बड़ी घटनाएं, लेकिन फिर भी यह आपको अंदर से हिला देती है। ये कहानी आपको आत्मा के सबसे गहरे सवालों से रूबरू कराती है। मैं कौन हूं? मैं क्यों जी रहा हूं? और क्या मेरी जिंदगी में कोई अर्थ है या नहीं? इससे पहले कि हम कहानी में उतरे, चलिए थोड़ा इस किताब और इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, एक ऐसा नाम जिसे साहित्य में किसी परिचय की जरूरत नहीं। 19वीं शताब्दी के रूस में जन्मे दोस्तोयेव्स्की ने इंसानी मन की जटिलताओं, नैतिक द्वंद्वों और ईश्वर आस्था जैसे विषयों पर जितनी गहराई से लिखा, शायद ही किसी और ने लिखा हो। उनकी कहानियां इंसान की कमजोरियों से डरती नहीं, बल्कि उन्हें सामने लाकर हमें आईना दिखाती हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्राइम एंड पनिशमेंट, द इडियट, द ब्रदर्स कारामाज़ोव, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, ये सभी इंसान की आत्मा की खोज पर केंद्रित हैं। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन, वह एक छोटी लेकिन बेहद तीव्र दार्शनिक कहानी है। यह कहानी पहली बार 1877 में एक रूसी मैगजीन में प्रकाशित हुई थी और तब से ये उन लोगों की पसंदीदा रही है जो अस्तित्व, आत्मज्ञान और इंसानी चेतना को लेकर सवाल करते हैं। इस कहानी की खास बात यह है कि यह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा की यात्रा को दर्शाती है जो समाज द्वारा उपेक्षित है, जिसे खुद लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उसके पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। यह कहानी एक सपना है, लेकिन उस सपने में जो सच्चाई छुपी है वह यथार्थ से भी ज्यादा तेज है। दोस्तोयेव्स्की इस कहानी के जरिए सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की गहराई तक जाते हैं। वो यह सवाल उठाते हैं कि क्या इंसान वाकई खुद को बदल सकता है, और क्या अगर एक अकेला इंसान बदल जाए तो क्या उससे पूरी दुनिया भी बदल सकती है। तो इस वीडियो में हम कहानी को धीरे धीरे सुनेंगे, बिना किसी जल्दबाजी या स्पॉइलर के। बस आप इतना जान लीजिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। मैं एक बेवकूफ इंसान हूं। अब तो लोग मुझे पागल बुलाते हैं। अगर मैं अब भी उनकी नजरों में उतना ही बेवकूफ न लगता तो शायद इसे एक प्रमोशन कहा जा सकता था, लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता। अब तो वो सब मुझे प्यारे लगते हैं, इवन जब वो मुझ पर हंसते हैं। और सच कहूं तो जब वो हंसते हैं तभी वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। मैं चाहूं तो उनके साथ हंस सकता हूं, खुद पर नहीं बल्कि उनके लिए प्यार के चलते। अगर बस इतना दुख न होता जब मैं उन्हें देखता हूं, दुख इस बात का कि उन्हें सच्चाई का पता नहीं और मुझे है। ओह, कितना मुश्किल होता है जब किसी एक को ही सच पता हो, लेकिन वो इसे समझेंगे नहीं। नहीं, वो इसे कभी नहीं समझेंगे। पहले के दिनों में जब लोग मुझे बेवकूफ समझते थे तो मुझे बहुत दुख होता था, सिर्फ दिखने भर से नहीं बल्कि सच में बेवकूफ होने से। मैं हमेशा से बेवकूफ रहा हूं और शायद मुझे इसका एहसास जन्म के समय से ही था। हो सकता है कि जब मैं 7 साल का था तभी से मुझे पता चल गया था कि मैं बेवकूफ हूं। बाद में मैं स्कूल गया, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, और जानते हो, जितना ज्यादा मैंने सीखा उतनी ही गहराई से मुझे समझ में आया कि मैं सच में बेवकूफ हूं। ऐसा लगने लगा कि यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े वो सब बस यही साबित करने के लिए थे कि मैं कितना बेवकूफ हूं। जितनी गहराई से मैं उन्हें समझने लगा उतनी ही साफ होती गई मेरी इस ट्रूथ की समझ। जिंदगी के साथ भी यही हुआ जैसे साइंस के साथ हुआ था। हर साल हर रिश्ते में ये फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती गई कि मैं एक बेवकूफ इंसान हूं। हर कोई हमेशा मुझ पर हंसता था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था और न ही अंदाजा लगाता था कि अगर दुनिया में कोई एक इंसान था जो सबसे ज्यादा अच्छे से जानता था कि मैं अबसर्ड हूं, तो वो मैं खुद था।
और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी बात की होती थी कि उन्हें ये नहीं पता था। लेकिन ये गलती मेरी ही थी। मैं इतना प्राउड था कि मैंने कभी किसी को ये बताने की हिम्मत नहीं की। ये प्राइड साल दर साल मेरे अंदर बढ़ता गया, और अगर कभी ऐसा होता कि मैं किसी को ये कन्फेस कर देता कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो शायद उसी शाम मैं खुद को शूट कर देता। ओह! कितना सफ़र किया मैंने अपने बचपन में इस डर से कि कहीं मैं अपने स्कूल के दोस्तों को ये सब बता ना दूँ। लेकिन जब से मैं जवान हुआ, न जाने क्यों, मैं थोड़ा शांत हो गया। हालांकि हर साल मुझे अपनी इस भयानक क्वालिटी का एहसास और गहराई से होता गया। मैं कहता हूं न जाने क्यों, क्योंकि आज तक मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। शायद इसलिए क्योंकि मेरी आत्मा में एक बहुत बड़ी बेचैनी पल रही थी, जो किसी भी और चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और वो थी ये कन्विक्शन कि दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता। बहुत समय से मुझे इसका हल्का हल्का अंदाज़ा था, लेकिन पूरी क्लैरिटी तो पिछले साल अचानक ही आई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि चाहे दुनिया एग्जिस्ट करे या कभी एग्जिस्ट ही ना की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अंदर से पूरी तरह महसूस करने लगा कि कुछ भी सच में एग्जिस्ट नहीं करता। शुरुआत में तो लगा कि पास्ट में शायद बहुत कुछ था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि शायद पास्ट में भी कुछ नहीं था, बस किसी वजह से ऐसा लगा भर। धीरे धीरे मुझे ये भी लगने लगा कि फ्यूचर में भी कुछ नहीं होगा। फिर मैंने लोगों से नाराज होना छोड़ दिया, और तो और उन्हें नोटिस करना भी लगभग बंद कर दिया। ये बात छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखने लगी। जैसे मैं अक्सर रास्ते में चलते हुए लोगों से टकरा जाता था, और ऐसा किसी डीप सोच में डूबे होने की वजह से नहीं होता था, क्योंकि अब मेरे पास सोचने को कुछ था ही नहीं। उस वक्त तक मैं ऑलमोस्ट सोचने की आदत छोड़ ही चुका था। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। काश मैं अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर पाता, लेकिन मैं एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, और कितनी सारी थी। लेकिन फिर मैंने परवाह करना ही छोड़ दिया, और सब प्रॉब्लम्स अपने आप गायब हो गईं। और फिर उसके बाद ही मुझे सच्चाई का पता चला। मैंने सच्चाई पिछले साल नवंबर में जानी। एग्जैक्ट डेट थी 3 नवंबर, और तब से उस पल का हर सेकंड मुझे याद है। वो एक बहुत ही उदास शाम थी, शायद जितनी उदास शाम हो सकती है वैसी। मैं रात के करीब 11 बजे घर जा रहा था, और मुझे याद है मैंने सोचा था कि इससे ज़्यादा उदास शाम नहीं हो सकती। वो उदासी सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर भी महसूस हो रही थी। पूरे दिन बारिश होती रही थी, ठंडी, उदास, ऑलमोस्ट डरावनी बारिश। मुझे आज भी याद है जैसे उस बारिश में इंसानों के लिए कोई गुस्सा छिपा हो। फिर रात 10 से 11 के बीच अचानक बारिश रुक गई, लेकिन उसके बाद जो नमी आई वो और ज़्यादा भयानक थी, जैसे बारिश से भी ठंडी और बोझिल। हर चीज़ से, हर पत्थर से, हर गली से एक अजीब सी भाप उठ रही थी। जहां तक नजर जाती सब कुछ भीगा और भारी लग रहा था। अचानक एक ख्याल आया, अगर इन सारे स्ट्रीट लैंप्स को बंद कर दिया जाए तो शायद ये सब थोड़ा कम डिप्रेसिंग लगे। ये गैस लाइट्स सबको उजागर कर रही थीं, और उससे दिल और भारी हो रहा था। उस दिन मैंने ठीक से डिनर भी नहीं किया था। शाम मैंने एक इंजीनियर के साथ बिताई थी, और 2 और दोस्त भी वहां थे। मैं पूरे टाइम चुपचाप बैठा था, शायद उन्हें बोर कर रहा था। वो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे थे, और फिर अचानक एक्साइटेड हो गए। लेकिन मैं देख सकता था कि उन्हें सच में फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस प्रिटेंड कर रहे थे। अचानक मैंने कह दिया, दोस्तों तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इधर ना उधर। वो लोग नाराज नहीं हुए, लेकिन हंसने लगे। शायद इसलिए क्योंकि मैंने बिना किसी शिकायत या गुस्से के ये बात कही थी, बस इसलिए क्योंकि अब मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था। और जब उन्होंने देखा कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो उन्हें वो फनी लगा। जब मैं स्ट्रीट की गैस लैंप्स के बारे में सोच रहा था, तभी मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान बहुत भयानक रूप से डार्क था, लेकिन उसमें फटे हुए बादल साफ नजर आ रहे थे, और उन बादलों के बीच बीच में गहराई से भरे काले पैचेस दिख रहे थे। अचानक उन काले पैचेस में से एक में मैंने एक स्टार देखा, और मैं उसे बड़े ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उस तारे ने मुझे एक आइडिया दिया। मैंने उसी पल डिसाइड कर लिया कि आज रात मैं खुद को मार डालूंगा।
2 महीने पहले ही मैंने पक्का तय कर लिया था कि मैं आत्महत्या करूंगा। और जितना गरीब मैं था, उस हालत में भी उसी दिन एक शानदार रिवॉल्वर खरीद लिया था और उसे लोड भी कर दिया था। लेकिन 2 महीने बीत गए और वो अभी भी मेरी ड्रॉर में पड़ा हुआ था। मैं इतना ज्यादा उदास हो चुका था कि मैं बस उस पल की तलाश में था जब मैं थोड़ा भी उदास न रहूं। क्यों? मुझे खुद नहीं पता। हर रात जब मैं घर लौटता तो सोचता कि आज खुद को शूट कर दूंगा, लेकिन बस सही पल का इंतजार करता रहा। और अब उस स्टार ने मुझे एक थॉट दिया। मैंने तय कर लिया कि हाँ, आज की रात ही वो रात होगी। और क्यों उस स्टार ने यह थॉट दिया, ये मैं आज तक नहीं जानता। और जैसे ही मैं आसमान की तरफ देख रहा था, एक छोटी सी लड़की ने मेरी कोहनी पकड़ ली। सड़क एकदम खाली थी, शायद ही कोई नजर आ रहा था। दूर एक कैब में कोई कैबमैन सो रहा था। वो बच्ची लगभग 8 साल की थी। उसके सिर पर एक पुराना सा रूमाल बंधा हुआ था और बदन पर एक बुरी हालत में भीगा हुआ छोटा सा ड्रेस था। लेकिन जो चीज मैंने खास तौर पर नोटिस की वो थी उसके भीगे हुए टूटे हुए शूज। आज भी मुझे वो साफ याद है। अचानक उसने मेरी कोहनी खींची और मुझे बुलाया। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसके मुंह से अनियमित तरह से कुछ आवाजें निकल रही थी, जैसे कुछ बोलना चाह रही हो लेकिन कांपती हुई ठीक से बोल नहीं पा रही थी। उसके पूरे शरीर में थरथराहट थी। वो किसी बात से बहुत डरी हुई थी। वो बार बार कह रही थी, मम्मी मम्मी। मैं उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया। लेकिन वो मेरे साथ साथ दौड़ती रही, मुझे खींचती रही। उसकी आवाज में वो डेस्परेशन था जो डरे हुए बच्चों की आवाज में होता है। वो टोन मैं जानता हूं। भले ही वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं समझ गया कि उसकी माँ शायद मर रही थी या कोई बहुत बुरा हादसा हो रहा था और वो किसी को बुलाने के लिए, मदद लाने के लिए भागी थी। मैं उसके साथ नहीं गया, बल्कि अंदर से एक भाव आया कि उसे भगा दूं। पहले तो मैंने कहा कि किसी पुलिसमैन को बुला लो, लेकिन उसने हाथ जोड़ लिए और मेरे साथ साथ दौड़ती रही, सिसकती हुई, सांसें टूटती हुई, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने पैर पटका और उस पर चिल्ला पड़ा। उसने पुकारा, सर सर। लेकिन फिर अचानक वो मुझे छोड़कर सामने की सड़क पार करते हुए भागी। वहां कोई और राहगीर था। शायद उसे देखकर वो मेरी तरफ से हटकर उसकी तरफ भाग गई। मैं 5वीं मंजिल पर चढ़ा। मेरा एक छोटा सा कमरा है एक फ्लैट में, जहां और भी किराएदार रहते हैं। मेरा कमरा छोटा और गरीब सा है, जिसमें एक आधे गोल शेप की छत की खिड़की है। एक सोफा है जो अमेरिकन लेदर से ढंका हुआ है। एक टेबल है जिस पर कुछ किताबें रखी हैं, 2 कुर्सियां हैं और एक आरामदायक आर्म चेयर है जो बहुत पुरानी है, लेकिन पुराने जमाने की सॉलिड डिजाइन की है। मैं चुपचाप बैठा, कैंडल जलाई और सोचने लगा। मेरे कमरे के बगल वाले रूम में पार्टीशन वॉल के उस पार एकदम पागलपन मचा हुआ था। पास 3 दिनों से यही चल रहा था। वहां एक रिटायर्ड कैप्टन रहता था जिसके साथ आधा दर्जन गेस्ट्स आते थे, संदिग्ध छवि वाले लोग जो वोडका पीते थे और पुराने कार्ड से स्टॉस खेलते थे। पिछली रात तो वहां लड़ाई तक हो गई थी। मैं जानता हूं कि उनमें से 2 लोग काफी देर तक एक दूसरे को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। लैंडलेडी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसे उस कैप्टन से बहुत डर लगता था। उस फ्लैट में एक और किराएदार थी, एक दुबली पतली सी रेजिमेंटल लेडी जो पीटर्सबर्ग आई थी 3 छोटे बच्चों के साथ। जब से वो वहां आई, बच्चे बीमार पड़ गए। वो और उसके बच्चे उस कैप्टन से बुरी तरह डरे हुए थे। पूरी रात कांपते रहते, क्रॉस बनाते रहते और सबसे छोटे बच्चे को डर के मारे एक तरह का दौरा पड़ गया था। मुझे ये भी पक्का पता है कि वो कैप्टन कभी कभी नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट पर लोगों को रोककर भीख मांगता है। ये रूस का मुख्य मार्ग है जो शहर के ऐतिहासिक केंद्र से होकर गुजरता है। उसे किसी भी नौकरी में नहीं लिया जाता, लेकिन अजीब बात यह है, और इसी वजह से मैं ये सब बता रहा हूं, कि इस पूरे महीने जब से वो कैप्टन वहां रह रहा है, उसकी हरकतों से मुझे जरा भी चिढ़ नहीं हुई। शुरू से ही मैंने उससे दूरी बनाए रखी थी और वो भी मुझसे बोर हो गया था।
लेकिन अब चाहे वो पार्टीशन के उस पार कितना भी चिल्लाए या वहाँ कितने भी लोग हों, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी रात जागता रहता हूँ और उन्हें पूरी तरह भूल जाता हूँ, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। मैं सूर्योदय तक जागता हूँ। पिछले 1 साल से यही रूटीन है। मैं अपनी आर्म चेयर में बैठा रहता हूँ, टेबल के पास, कुछ भी नहीं करता। मैं सिर्फ दिन में पढ़ता हूँ, रात में बस बैठा रहता हूँ, सोचता तक नहीं। कुछ रैंडम आइडियाज़ आते हैं, चले जाते हैं, मैं उन्हें आने जाने देता हूँ। हर रात एक पूरी कैंडल जल जाती है। उस दिन भी मैं चुपचाप टेबल पर बैठा, रिवॉल्वर निकाला और अपने सामने रख दिया। जैसे ही मैंने उसे रखा, मैंने खुद से पूछा, मुझे याद है? क्या वाकई ऐसा है? और फिर पूरी कन्विक्शन से जवाब दिया, हाँ है। यानी मैं खुद को शूट कर दूंगा। मुझे पूरा यकीन था कि मैं उस रात ज़रूर खुद को शूट कर दूंगा, लेकिन मैं टेबल पर और कितनी देर बैठा रहूंगा ये नहीं जानता था। और शायद मैं सच में खुद को शूट कर देता अगर वो छोटी सी लड़की ना आई होती। देखो, भले ही अब मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था, लेकिन मैं दर्द महसूस कर सकता था। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाता तो मुझे तकलीफ होती। यही बात इमोशनल लेवल पर भी थी। अगर कुछ बहुत ही दुखद होता तो मुझे वैसे ही दुख होता जैसे पहले हुआ करता था, जब जिंदगी में चीज़ों का कुछ मतलब था। उसी शाम मुझे उस बच्ची के लिए दया महसूस हुई थी। अगर वो कोई और समय होता तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता। तो फिर मैंने उस छोटी बच्ची की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि उस वक्त एक अजीब सा आइडिया मेरे मन में आता। जब वो मुझे खींच रही थी, आवाज़ें लगा रही थी, तभी एक सवाल मेरे सामने आ खड़ा हुआ, जिसका मैं जवाब नहीं ढूंढ पाया। वो सवाल बेकार था, लेकिन उसने मुझे परेशान कर दिया। मैं इस बात से इरिटेट हो गया कि अगर मैंने तय कर लिया है कि आज रात मैं खुद को ख़त्म करने वाला हूँ, तो फिर ज़िंदगी की कोई भी चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुझे अचानक एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जो मेरी हालत में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था। सच कहूँ तो मैं उस मोमेंट की अस्थाई सी फीलिंग को कैसे बताऊं, मुझे खुद ठीक से नहीं पता। लेकिन वो फीलिंग घर आकर भी मेरे अंदर बनी रही जब मैं टेबल पर बैठा था, और मैं बहुत इरिटेट हो गया, जितना शायद सालों में नहीं हुआ था। एक ख्याल के बाद दूसरे ख्याल आते गए। मैंने साफ देखा कि जब तक मैं एक इंसान हूँ, जब तक मैं कुछ हूँ और नथिंगनेस नहीं हूँ, तब तक मैं जिंदा हूँ। इसलिए दुख महसूस कर सकता हूँ, गुस्सा कर सकता हूँ और अपने एक्शंस पर शर्म भी महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर मैं 2 घंटे बाद खुद को शूट करने वाला हूँ, तो फिर उस छोटी बच्ची का मुझसे क्या लेना देना? मुझे शर्म क्यों महसूस होनी चाहिए? या इस दुनिया की किसी भी चीज़ की परवाह क्यों होनी चाहिए? मैं तो नथिंग बनने वाला हूँ, बिल्कुल शून्य। और क्या ये सच में पॉसिबल है कि इस सच को जानते हुए भी कि मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा, कि मेरे साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं उस बच्ची के लिए दया महसूस करता रहूं? या फिर उस घटिया हरकत के लिए शेम? मैंने उस बेचारी बच्ची पर पैर पटका और चिल्लाया, जैसे कह रहा हो, मैं न सिर्फ दया नहीं महसूस करता, बल्कि अगर मैं बिल्कुल इनह्यूमन और नीच भी बन जाऊं तो भी मैं फ्री हूं ऐसा करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुम मानते हो कि मैंने इसलिए उस पर चिल्लाया था? अब तो मैं लगभग पूरी तरह कन्विंस्ड हूं कि हाँ, यही वजह थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया और जिंदगी अब मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। ऐसा लगने लगा कि ये दुनिया सिर्फ मेरे लिए बनी है। अगर मैं खुद को मार दूं तो ये पूरी दुनिया मेरे लिए तो खत्म हो ही जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जब मैं चला जाऊंगा तो सब कुछ सबके लिए भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूं कि जैसे ही मेरी कॉन्शियसनेस खत्म होगी, ये पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, एक इल्यूजन की तरह, जैसे वो मेरी चेतना की ही एक परछाई थी। क्योंकि हो सकता है कि ये पूरी दुनिया, ये सारे लोग सिर्फ मैं ही हूं। मुझे याद है कि जब मैं वहां बैठा हुआ था और सोच रहा था, तो ये सारे नए सवाल जो एक के बाद एक मेरे मन में आ रहे थे, मैंने उन्हें एकदम उल्टी दिशा में मोड़ दिया और फिर कुछ बिल्कुल नया सोचने लगा। उदाहरण के लिए,
एक अजीब सा विचार मेरे मन में आया। मान लो कि मैं पहले कभी चांद या मार्स पर रह चुका हूं और वहां मैंने कोई बहुत ही शर्मनाक और नीच काम किया हो, इतना शर्मनाक कि जिसे सिर्फ डरावने सपनों या नाइटमेयर्स में ही इमेजिन किया जा सकता है। और फिर अब अगर मैं धरती पर हूं और मुझे उस दूसरे ग्रह पर की गई उस नीच हरकत की पूरी मेमोरी हो, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पूरा यकीन हो कि मैं अब कभी वापस वहां नहीं जाऊंगा, तो फिर यहां से, धरती से अगर मैं चांद की तरफ देखूं तो क्या मुझे उस बात की शर्म महसूस होगी या नहीं? क्या मुझे उस एक्शन के लिए कोई गिल्ट होगी या कुछ भी महसूस होगा? ये सवाल बेकार और फालतू से लग सकते थे, क्योंकि रिवॉल्वर तो मेरे सामने पहले से रखा था और मेरे पूरे वजूद में ये सर्टेनिटी भरी हुई थी कि मैं आज ये करने वाला हूं। लेकिन फिर भी ये सवाल मुझे अंदर तक हिला रहे थे। मैं अंदर से बुरी तरह बेचैन हो गया। अब मैं मर नहीं सकता था जब तक इन सवालों का कोई जवाब न मिल जाए। सीधी बात यह थी कि उस बच्ची ने मुझे बचा लिया था, क्योंकि मैंने अपने पिस्टल का ट्रिगर टाल दिया था, बस इन सवालों की वजह से। इसी बीच कैप्टन के कमरे में जो हंगामा था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। उनका गेम खत्म हो चुका था। अब वो सोने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ा बहुत बड़बड़ाना, धीमे धीमे लड़ाई की बातें निपटाना चल रहा था। और तभी अचानक मैं अपनी टेबल वाली कुर्सी पर ही सो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल बिना नोटिस किए मैं नींद में चला गया। सपने, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत अजीब होते हैं। कुछ हिस्से इतने ज्यादा जीवंत होते हैं कि जैसे किसी गहने की तरह बारीकी से तराशे गए हों, हर डिटेल एकदम साफ। और कुछ हिस्सों को हम ऐसे पार कर जाते हैं जैसे वो हैं ही नहीं, जैसे स्पेस और टाइम को बिना नोटिस किए पार कर लेना। सपनों को तर्क नहीं बल्कि डिजायर चलाती है, दिमाग नहीं, दिल चलाता है। लेकिन फिर भी सपनों में मेरा तर्क कितना कॉम्प्लिकेटेड खेल खेलता है। क्या क्या अनजानी अजीब बातें हो जाती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। मेरा भाई 5 साल पहले मर गया था, लेकिन कभी कभी मैं उसे सपने में देखता हूँ। वो मेरी जिंदगी में हिस्सा लेता है। हम दोनों किसी बात में बहुत इन्वॉल्व्ड होते हैं और फिर भी पूरे सपने के दौरान मैं जानता रहता हूं कि मेरा भाई मर चुका है और दफनाया जा चुका है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे पास है, मेरे साथ काम कर रहा है और मुझे जरा भी सरप्राइज नहीं होता? क्यों मेरा तर्क उसे एकदम एक्सेप्ट कर लेता है? खैर, अब बहुत हुआ। मैं अब अपने सपने के बारे में शुरू करता हूं। हाँ, मैंने एक सपना देखा था, 3 नवंबर वाली रात का सपना। अब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं वो तो बस एक ड्रीम था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ड्रीम था या रियलिटी, अगर उस ड्रीम ने मुझे सच्चाई दिखा दी। अगर एक बार इंसान सत्य को पहचान ले, उसे देख ले, तो तुम जानते हो कि वो ही सच है और कोई दूसरा सच हो ही नहीं सकता, चाहे तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। मान लो कि वो एक ड्रीम था, ठीक है, लेकिन वो असली जिंदगी जिसे तुम लोग इतना बड़ा समझते हो, जिसे मैं खुद भी सुसाइड करके खत्म करने जा रहा था, उसी जिंदगी के बीच मेरे उस ड्रीम ने मुझे एक नई जिंदगी दिखा दी। एक ऐसी जिंदगी जो बिल्कुल अलग थी, फिर से जन्मी हुई, बड़ी और पूरी तरह से जिंदा, ताकत से भरी हुई। मैंने बताया था ना कि मैं अनजाने में सो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी उन्हीं बातों पर सोच रहा हूं। अचानक मैंने सपना देखा कि मैंने अपना रिवॉल्वर उठाया और सीधा अपने दिल पर एम किया। अपने दिल पर, सिर पर नहीं, जबकि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं सिर पर अपनी राइट वाली कनपट्टी पर गोली चलाऊंगा। लेकिन अब मैंने सीधा सीने की तरफ एम किया और फिर 1-2 सेकंड तक वैसे ही रुका रहा। तभी अचानक मेरी कैंडल, मेरी टेबल और सामने की दीवार सब हिलने और घूमने लगे, जैसे सब कुछ कांप रहा हो, एकदम जिंदा हो गया हो। मैंने जल्दी से ट्रिगर दबा दिया। सपनों में कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी ऊंचाई से गिरते हो या कोई तुम्हें चाकू मार देता है या पीटता है, लेकिन तुम कभी दर्द महसूस नहीं करते। हाँ, अगर सच में तुम बिस्तर से टकरा जाओ तो शायद थोड़ा दर्द हो और अक्सर उसी से नींद खुल भी जाती है।
मेरे सपने में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोली चलने पर मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की हर चीज हिल गई हो, जैसे सब कुछ अचानक धुंधला हो गया हो और मेरे चारों तरफ गहरा भयानक अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे मैं अंधा हो गया हूं। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं किसी सख्त चीज पर लेटा था, पीठ के बल। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और मैं जरा भी हिल नहीं पा रहा था। लोग मेरे चारों तरफ चल रहे थे, चिल्ला रहे थे। कैप्टन जोर से कुछ बोल रहा था, लैंडलेडी चिल्ला रही थी। और फिर एकदम से कुछ टूटा और अब मैं एक बंद ताबूत में ले जाया जा रहा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ताबूत हिल रहा है और मैं उसके बारे में सोच भी रहा था। और तभी पहली बार मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, मैं मर चुका हूं, पूरी तरह से मर चुका हूं। मुझे इसका पूरा यकीन था, कोई शक नहीं। मैं देख नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, फिर भी मैं सोच रहा था, महसूस कर रहा था। लेकिन जल्दी ही, जैसा अक्सर सपनों में होता है, मैंने उस हालत को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कोई बहस ही ना हो। जो है वो है। और अब मैं जमीन में दफनाया जा चुका था। सब लोग चले गए थे, मैं बिल्कुल अकेला रह गया था, पूरी तरह अकेला। मैं जरा भी हिला नहीं। पहले जब भी मैंने खुद को दफनाए जाने की कल्पना की थी तो मेरे दिमाग में एक ही सेंसेशन आता था, नमी और ठंडक। और अब सच में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, खासकर मेरे पैरों की उंगलियों के सिरों पर। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और महसूस नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप पड़ा रहा। अजीब बात यह थी कि मुझे किसी भी चीज की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने बिना किसी सवाल के ये मान लिया था कि एक मरा हुआ इंसान किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करता। लेकिन वहां नमी थी। मुझे नहीं पता कितना वक्त बीत गया, 1 घंटा, कई दिन या बहुत सारे दिन। फिर अचानक मेरी बंद बाईं आंख पर पानी की एक बूंद गिरी, जो ताबूत की ढक्कन के बीच से टपकी थी। 1 मिनट बाद दूसरी बूंद गिरी, फिर 1 मिनट बाद तीसरी, और ऐसा हर 1 मिनट में होता रहा, बिल्कुल रेगुलर। और तभी मेरे दिल के अंदर एक गहरा सा गुस्सा चमक उठा और उसी पल मुझे एक तीखा फिजिकल पेन भी महसूस हुआ। ये मेरी गोली का जख्म है, मैंने सोचा। ये उसी गोली की वजह से है। और हर 1 मिनट में बूंद बूंद मेरी बंद आंख पर गिरती रही, बिल्कुल मैकेनिकल, एक पैटर्न में। और तभी अचानक, आवाज से नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद से, मैंने उस शक्ति को पुकारा जो ये सब कुछ कर रही थी, जो इसके पीछे जिम्मेदार थी। तुम कोई भी हो, अगर तुम सच में मौजूद हो और अगर इस वक्त जो कुछ यहां हो रहा है उससे ज्यादा रैशनल कुछ भी पॉसिबल है, तो उसे अभी यहां होने दो, अभी इसी पल। लेकिन अगर तुम मुझसे मेरे बेवकूफ़ी भरे सुइसाइड का बदला ले रहे हो इस भयानक और बेहूदे बात की जिंदगी के जरिए, तो सुन लो, कोई भी टॉर्चर उस तिरस्कार से बड़ा नहीं हो सकता जो मैं बिना कुछ कहे चुपचाप महसूस करता रहूंगा, चाहे मेरा ये दुख भरा सफर लाखों साल तक क्यों न चले। मैंने ये पुकार लगाई और फिर चुप हो गया। पूरा 1 मिनट बिल्कुल खामोश बीता और फिर एक और बूंद गिरी। लेकिन अब मुझे एक अनंत और अडोल यकीन हो गया था कि सब कुछ तुरंत बदलने वाला है। और फिर मेरी कब्र एकदम से फट गई, या तो खोली गई या खुदाई हुई, मैं नहीं जानता। लेकिन किसी अंधेरे और अनजाने प्राणी ने मुझे थाम लिया और हम खुद को स्पेस में उड़ता हुआ महसूस करने लगे। अचानक मेरी नज़र लौट आई। आसमान में रात का अंधेरा था और ऐसा अंधेरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हम धरती से बहुत दूर स्पेस में उड़ रहे थे। मैंने उस प्राणी से कोई सवाल नहीं पूछा जो मुझे ले जा रहा था। मैं खुद में प्राउड था और बस इंतजार करता रहा। मैंने खुद को ये यकीन दिलाया कि मुझे डर नहीं लग रहा, और ये सोचकर कि मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे एक तरह की एक्सटेसी महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता हम कितनी देर तक उड़ते रहे। जैसा अक्सर सपनों में होता है, स्पेस, टाइम, लॉजिक सब पार हो जाते हैं और हम सिर्फ उन्हीं जगहों पर रुकते हैं जहां दिल ठहरना चाहता है। मुझे याद है कि अचानक उस अंधेरे में एक तारा दिखा। क्या वो सीरियस है? मैंने अचानक से पूछ लिया, जबकि मैं सवाल पूछना नहीं चाहता था। नहीं, उस प्राणी ने जवाब दिया। वो वही तारा है जो तुमने उन बादलों के बीच देखा था,
जब तुम घर लौट रहे थे। मुझे पता था कि उस प्राणी का चेहरा इंसानों जैसा कुछ था। अजीब बात यह है कि मुझे वो प्राणी बिल्कुल पसंद नहीं आया, बल्कि मैं उसके लिए भीतर से एक गहरी घृणा महसूस कर रहा था। मैंने तो पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टेंस की उम्मीद की थी और इसी वजह से अपने दिल में गोली मारी थी। लेकिन अब मैं एक ऐसे जीव के हाथों में था जो इंसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी जिंदा था, मौजूद था। तो इसका मतलब कब्र के बाद भी कोई जिंदगी है, मैंने सोचा, एकदम उसी अजीब हल्की सी सीरियसनेस के साथ जो अक्सर सपनों में होती है। लेकिन दिल के सबसे अंदर वाले कोने में मैं वैसा ही था जैसा पहले था, बिल्कुल नहीं बदला। और अगर अब मुझे दोबारा एग्जिस्ट करना है, मैंने सोचा, अगर मुझे फिर से किसी अनजानी ताकतवर शक्ति के अधीन जीना है, तो मैं हार नहीं मानूंगा और खुद को नीचा नहीं दिखने दूंगा। तुम जानते हो कि मैं तुमसे डरता हूं और तुम इसी बात के लिए मुझे तुच्छ समझते हो, मैंने अचानक उस प्राणी से कह दिया। एक ऐसा सवाल पूछ बैठा जो मेरी हीनता का कन्फेशन था, और जैसे उस सवाल ने मेरी छाती में एक सुई सी चुभा दी। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एकदम से मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे तिरस्कार भी नहीं कर रहा था। वो तो मुझ पर हंस रहा था और उसके अंदर मेरे लिए जरा भी दया नहीं थी। और हमारी ये यात्रा, इसका कोई रहस्यमय और अनजाना मकसद था जो सिर्फ मुझसे जुड़ा हुआ था। डर मेरे दिल में लगातार बढ़ता जा रहा था। उस प्राणी की चुप्पी के बीच कुछ ऐसा था जो बिना बोले ही मेरे अंदर दर्द की तरह उतर रहा था और मेरे पूरे वजूद में फैलता जा रहा था। हम किसी गहरे और अनजान अंतरिक्ष में उड़ रहे थे। अब मुझे वो जाने पहचाने तारामंडल भी नहीं दिख रहे थे जो धरती से हमेशा नजर आते थे। मुझे पता था कि ऐसी भी बहुत सी दूर की स्टार्स हैं जिनकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में हजारों या लाखों साल लगते हैं। शायद हम अब उन्हीं रास्तों से उड़ रहे थे। मेरे दिल में एक भयानक बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो मुझे पूरी तरह तोड़ देगा। और तभी एकदम से मेरे अंदर एक जाना पहचाना सा एहसास उठा, कुछ ऐसा जो मेरी रूह के भीतर तक हिला गया। मैंने अचानक हमारे सूरज जैसी एक चीज को देख लिया। मुझे पता था कि वो हमारा वही सूरज नहीं था जो हमारी धरती को लाइफ देता है। हम उस असली सूरज से अनगिनत दूरी पर थे, लेकिन फिर भी मुझे पूरे वजूद से यकीन था कि यह बिल्कुल उसी जैसा सूरज है, एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट। मेरे दिल में एक मीठी और गूंजती हुई एक्सटेसी उठी। उसी रोशनी की शक्ति जो कभी मुझे लाइफ देती थी, उसने मेरे दिल में एक हलचल पैदा की, जैसे मेरा दिल फिर से जग गया हो। कब्र में दफन होने के बाद पहली बार मुझे जिंदा होने का एहसास हुआ। लेकिन अगर ये सूरज है, मैंने चिल्लाकर कहा, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा है, तो फिर धरती कहाँ है? और उस प्राणी ने दूर चमकती हुई एक हरे रंग की स्टार की तरफ इशारा किया। हम सीधे उसी की ओर उड़ रहे थे। क्या ब्रह्मांड में ऐसे दोहराव संभव है? क्या यह प्रकृति का नियम हो सकता है? और अगर वो सच में कोई अर्थ है, तो क्या वो बिल्कुल हमारी धरती जैसी हो सकती है? उतनी ही गरीब, उतनी ही दुखी, लेकिन फिर भी हमेशा के लिए प्यारी और अनमोल, ऐसी जो अपने सबसे अकृतज्ञ बच्चों के दिल में भी वही तेज और गहरी मोहब्बत जगा दे जो हमें अपनी धरती के लिए महसूस होती है। मैं जोर से चिल्लाया, अपने पीछे छूट चुकी जानी पहचानी धरती के लिए एक अपरिवर्तनीय पागलपन सी मोहब्बत से कांपते हुए। और तभी मेरे मन में उस गरीब बच्ची की तस्वीर कौंध गई जिसे मैंने ठुकरा दिया था। तुम सब कुछ देखोगे, मेरे साथ वाले प्राणी ने जवाब दिया, और उसकी आवाज में एक दुख की झलक थी। लेकिन अब हम बहुत तेजी से उस ग्रह के करीब पहुंच रहे थे। वो मेरी आंखों के सामने बड़ा होता जा रहा था। अब मैं उसमें समुद्र देख सकता था। यूरोप की रूपरेखा भी साफ हो रही थी, और उसी पल मेरे दिल में एक पवित्र और गहरी जलन की तरह कुछ जल उठा, जैसे कोई पवित्र ईर्ष्या जो मेरी आत्मा को छू गई हो। ये कैसे दोहराया जा सकता है और क्यों किया जाए? मैं तो बस उसी धरती से प्यार कर सकता हूं, उसी को करता हूं जिसे मैं छोड़ आया हूं,
जिसकी मिट्टी को मैंने अपने खून से भिगो दिया था, जब मैंने अपनी अकृतज्ञता में अपने दिल में गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। लेकिन मैंने कभी कभी भी उस धरती से प्यार करना बंद नहीं किया, और शायद ठीक उसी रात जब मैंने उसे छोड़ा, मैंने उससे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत की। क्या इस नई धरती पर भी दुख होता है? हमारी धरती पर तो हम सिर्फ दुख के साथ और दुख के जरिए ही प्यार कर सकते हैं। हम किसी और तरह से प्यार करना जानते ही नहीं। मुझे दुख चाहिए ताकि मैं प्यार कर सकूं। मैं तरस रहा हूं, प्यासा हूं। इसी पल मैं उस धरती को आंसू भरी आंखों से चूमना चाहता हूं जिसे मैंने छोड़ा है, और मैं किसी दूसरी धरती पर किसी और जिंदगी को कबूल नहीं कर सकता। लेकिन मेरा साथी मुझे छोड़ चुका था। अचानक, बिल्कुल ये जाने बिना कैसे, मैं खुद को एक नई धरती पर खड़ा पाया, एक धूप से चमकते दिन में जो इतना सुंदर था जैसे कि स्वर्ग हो। मुझे लगता है मैं शायद उन द्वीपों में खड़ा था जो हमारी धरती के ग्रीक आइलैंड में आते हैं, या फिर उस मेन लैंड के किनारे पर जो उन द्वीपों के सामने है। ओह, सब कुछ हमारी धरती जैसा ही था, लेकिन हर चीज में एक अलग सी उत्सव जैसी चमक थी, जैसे किसी पवित्र विजय का उत्सव मनाया जा रहा हो। समंदर हीरा जैसा हरा बहुत नरमी से किनारे से टकरा रहा था, और जैसे वो शोर को प्यार से चूम रहा हो, बिल्कुल जानबूझकर। लंबे लंबे खूबसूरत पेड़ अपने पूरे बहार के रंगों में खड़े थे। उनकी अनगिनत पत्तियां मुझे नम्रता से सरसराहट में कुछ कहती सी लगी, जैसे वो मुझसे मोहब्बत से बात कर रही हो। घास पर चमकते खुशबूदार फूल खिले थे। पंछियों के झुंड आसमान में उड़ रहे थे। वो बिना डरे मेरी बाहों और कंधों पर आ बैठते और अपनी फड़फड़ाती मासूम पंखों से मुझे छूते हुए जैसे मुझसे खेलते। और फिर आखिरकार मैंने इस खुशहाल धरती के लोगों को देखा और उन्हें पहचान लिया। वो खुद मेरी ओर चले आए, मुझे घेर लिया, मुझे चूमा। ये थे सूरज के बच्चे, उनके अपने सूरज के बच्चे। ओह, कितने सुंदर थे वो लोग। मैंने हमारी धरती पर कभी इंसानों में ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। शायद केवल हमारे बच्चों में, वो भी जब वो बहुत छोटे होते हैं, तब कहीं बहुत दूर से आती हल्की सी छाया मिल सकती है उस सुंदरता की। उन लोगों की आंखों में एक स्पष्ट चमक थी। उनके चेहरों पर एक ऐसी शांति और समझदारी का उजाला था जो पूर्ण समझ से आता है, लेकिन फिर भी वो चेहरे मुस्कुराते थे। उनकी आवाज़ों में, उनके शब्दों में एक बच्चों जैसी खुशी थी। ओह, पहले ही पल उन्हें देखते ही मैं सब कुछ समझ गया। ये थी वो धरती जो कभी फॉल, पतन से दूषित नहीं हुई थी। यहाँ वे लोग रहते थे जिन्होंने कभी पाप नहीं किया था। ये एक ऐसा स्वर्ग था जैसा हमारे पौराणिक कथाओं में बताया गया है, जहाँ हमारे पहले माता पिता पाप से पहले रहते थे। लेकिन फर्क ये था कि यहाँ पूरी धरती ही स्वर्ग थी। ये लोग हंसते हुए, मुझे घेरे हुए, मुझे छूते, प्यार करते, मुझे अपने घर ले गए। हर कोई मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। ओह, उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था, और वो बस ये चाहते थे कि मेरे चेहरे से सफरिंग के हर निशान को मिटा दें। और जानते हो क्या, चलो मान भी लें कि वो सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन उन इनोसेंट और सुंदर लोगों के प्यार का एहसास आज भी मेरे अंदर जिंदा है। मुझे लगता है जैसे अब भी वहां से कहीं दूर से उनका प्यार मुझ तक बह रहा है। मैंने उन्हें खुद देखा है, मैं उन्हें जान चुका हूं, मैं पूरी तरह यकीन कर चुका हूं। मैंने उन्हें चाहा था और बाद में मैंने उनके लिए दुख भी सहा। ओह, उस वक्त भी मैं समझ गया था कि कई चीजों में मैं उन्हें समझ ही नहीं पा रहा था। एक मॉडर्न रशियन, प्रोग्रेसिव और पीटरबर्ग का तुच्छ निवासी होने के नाते मुझे ये बहुत अजीब लगता था कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद उनके पास हमारी तरह कोई साइंस नहीं थी। लेकिन जल्दी ही मुझे समझ आया कि उनकी जो ज्ञान की भावना थी वो हम धरती वालों से बिल्कुल अलग थी। उनकी इच्छाएं ही अलग थीं। वो कुछ चाहते नहीं थे और फिर भी पूरे थे। उन्हें जिंदगी को वैसे नहीं समझना था जैसे हम समझना चाहते हैं।
क्योंकि उनकी जिंदगी पहले से ही पूर्ण थी, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान हमसे कहीं ऊंचा और गहरा था। हमारी साइंस ये बताने की कोशिश करती है कि जिंदगी क्या है, कैसे जीना चाहिए और दूसरों को प्यार करना कैसे सिखाया जाए, लेकिन वो बिना किसी साइंस के जीना जानते थे और ये मैं समझ गया था, पर उनका ज्ञान मैं समझ नहीं सका। उन्होंने मुझे अपने पेड़ दिखाए और जिस गहरे प्रेम से वो उन्हें देखते थे वो मैं समझ ही नहीं पाया। ऐसा लगता था जैसे वो उनसे बात कर रहे थे, और शायद मैं गलत नहीं हूं अगर कहूं कि वो वाकई उनसे बात करते थे। हाँ, उन्होंने उस भाषा को पा लिया था और मैं यकीन से कह सकता हूं कि पेड़ भी उन्हें समझते थे। वो प्रकृति को उसी तरह देखते थे, जानवरों को जो उनके साथ शांति से रहते थे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे बल्कि प्यार करते थे, उनके प्यार के आगे झुक चुके थे। उन्होंने मुझे सितारों की तरफ इशारा करके कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ सोच के जरिए नहीं बल्कि किसी जीवित संबंध के जरिए उन सितारों से जुड़े हुए थे। ओह, उन्होंने कभी मुझसे ये जिद नहीं की कि मैं उन्हें समझूं। वो मुझे वैसे ही प्यार करते थे, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बहुत कम बोलता था उनके सामने हमारी धरती के बारे में। मैं बस उनकी धरती को चूमता और चुपचाप उन्हें पूछता, और वो इसे देखकर भी शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि मुझे पूरी आज़ादी दी उन्हें पूछने की, क्योंकि वो खुद भी बहुत गहराई से प्रेम करते थे। जब मैं कभी रोते हुए उनके पैरों को चूमता तो उन्हें मेरे लिए कोई दुख नहीं होता था, बल्कि वो खुशी से मेरे प्रेम का उत्तर प्रेम से देते थे। कई बार मैं हैरान होकर खुद से पूछता था कैसे वो एक ऐसे इंसान को भी कभी ठेस नहीं पहुंचाते थे जैसे मैं। कैसे कभी उन्होंने मेरे अंदर कोई जलन या ईर्ष्या का भाव नहीं जगाया। मैं सोचता कि इतना घमंडी और झूठा होते हुए भी मैंने कभी उनसे उन बातों का जिक्र नहीं किया जो मैं जानता था, वो बातें जो शायद उन्हें पता नहीं थी। मुझे कभी उन्हें चौंकाने या सुधारने की चाह नहीं हुई। वे उतने ही खुशमिजाज और चंचल थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। वो अपने सुंदर जंगलों और बागों में घूमते रहते, अपनी प्यारी मधुर आवाज़ों में गीत गाते थे। उनका भोजन बहुत हल्का और प्राकृतिक था, पेड़ों के फल, जंगलों से शहद और उन जानवरों का दूध जो उनसे प्रेम करते थे। जो थोड़ा बहुत काम वे करते थे खाने और पहनने के लिए, वो बहुत ही कम समय का और थकाऊ नहीं था। वे प्यार करते थे और बच्चों को जन्म देते थे, लेकिन मैंने उनमें कभी वो क्रूर वासना नहीं देखी जो हमारी धरती पर लगभग हर इंसान पर हावी रहती है और जो इंसानों के लगभग हर पाप की जड़ है। जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो वे उसे एक नए जीवन के रूप में पाकर खुश होते, जो उनके साथ खुशियां बांटेगा। उनके बीच झगड़ा, ईर्ष्या, जलन जैसी कोई भावना नहीं थी, यहाँ तक कि वे इन शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते थे। उनके बच्चे सभी के बच्चे होते थे, क्योंकि वे सब मिलकर एक ही परिवार थे। उनमें बीमारियां बहुत ही कम होती थीं। हाँ, मृत्यु होती थी, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण। बुजुर्ग ऐसे मरते जैसे नींद में चले गए हों, आशीर्वाद देते हुए और आसपास खड़े अपने प्रियजनों को मुस्कुराते हुए अंतिम विदाई देते। मैंने कभी शोक या आंसू नहीं देखे, बल्कि सिर्फ प्यार जो परमानंद तक पहुंच जाता था, मगर एक शांत स्थिर परमानंद, जैसे वो गहरे ध्यान में हो। ऐसा लगता था मानो वो मृत्यु के बाद भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हों, जैसे उनकी जमीन की एकता को मृत्यु भी तोड़ नहीं सकती थी। जब मैंने उनसे अमृता के बारे में पूछा तो वे मुझे ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए ये कोई सवाल ही नहीं था। उन्हें उसमें इतना यकीन था कि उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं थी। उनके पास मंदिर नहीं थे, लेकिन उनके भीतर एक जीवित और निरंतर एहसास था कि वो पूरे ब्रह्मांड से एक हैं। उनके पास कोई धर्म या पंथ नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक गहरा ज्ञान था कि जब उनका धरती का सुख धरती की सीमाओं तक पहुंच जाएगा, तब उन्हें और भी गहरा मिलन मिलेगा इस पूरे ब्रह्मांड से, जीवितों और मृतकों दोनों को। वे उस पल की प्रतीक्षा करते थे, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। उन्हें उस मिलन का एक पूर्वाभास अपने दिलों में महसूस होता था,
और वे आपस में उसी के बारे में बात करते थे। शाम को सोने से पहले उन्हें एक साथ बैठकर गीत गाना बहुत पसंद था। वे बहुत मधुर और सुर में गाते थे और उन गीतों में वे पूरे दिन की भावनाओं को व्यक्त करते थे। वो दिन भर की खूबसूरती की तारीफ करते और उस दिन को प्यार से विदा देते। वे प्रकृति की, समुद्र की, जंगलों की स्तुति करते थे अपने गीतों में। उन्हें एक दूसरे पर भी गीत बनाना पसंद था, जैसे बच्चे एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ये गीत बहुत सादे और सरल होते थे, लेकिन वो दिल से निकलते थे और सीधे सुनने वाले के दिल को छू लेते थे। और सिर्फ गीतों में ही नहीं, उनके पूरे जीवन में ऐसा लगता था जैसे वो बस एक दूसरे की सराहना ही करते रहते हों। ऐसा था जैसे वो सब आपस में एक दूसरे से प्यार करते हों, लेकिन वो सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि एक सबको समेट लेने वाला यूनिवर्सल प्रेम था। उनके कुछ गीत इतने गंभीर और आत्मविभोर थे कि मैं उन्हें पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। शब्द तो मैं समझ लेता था, लेकिन उनका असली अर्थ मेरे मन से परे था। फिर भी मेरा दिल उन्हें धीरे धीरे आत्मसात करता गया, बिना जाने कैसे। मैंने उन्हें कई बार बताया कि मुझे इस सब का आभास पहले से था, कि ये जो आनंद और उजास है वो मुझे हमारी पृथ्वी पर भी मिला था, लेकिन एक उदास कसक के रूप में, जो कई बार असहनीय पीड़ा बन जाती थी। मैंने उन्हें बताया कि मेरे सपनों और कल्पनाओं में मैंने पहले ही उन्हें और उनकी महिमा को महसूस कर लिया था। मैंने कहा कि अक्सर पृथ्वी पर जब मैं डूबते सूरज को देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, कि मुझे जब इंसानों से नफरत होती थी तो उसमें भी एक अजीब सी पीड़ा होती थी, कि मैं उनसे बिना प्यार किए नफरत क्यों नहीं कर सकता था, और जब मुझे उनसे प्यार होता था तो उसमें भी एक दुख की टीस होती थी, कि मैं उनसे बिना नफरत किए प्यार क्यों नहीं कर सकता था। वो मेरी बातें सुनते थे और मैं जानता था कि वो शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि उन्होंने मेरे उस गहरे दर्द को महसूस किया जो मैंने उन्हें छोड़कर आते हुए महसूस किया था। और जब वो मुझे अपने मासूम और प्यार से भरी आंखों से देखते, और जब मैं उनके बीच अपने दिल को भी उतना ही मासूम और निष्पाप महसूस करता, तो उस पल जीवन की पूर्णता का एहसास मुझे सांस तक नहीं लेने देता था, और मैं चुपचाप उन्हें पूछता रहता था। अब तो हर कोई मेरे मुंह पर हंसता है और ये कहता है कि मैं जिन बातों को इतने विस्तार से बयान कर रहा हूं, वैसे सपने देखे ही नहीं जा सकते। सब कहते हैं कि मुझे बस एक भावना का एहसास हुआ होगा, कोई उलझा हुआ बुखार सा सपना, और बाकी की सारी बातें मैं जागने के बाद अपने मन से गढ़ बैठा। और जब मैंने कहा कि हाँ, शायद ऐसा ही हुआ हो, तो हे भगवान, वो लोग तो और भी तेज हंसी में फूट पड़े। मेरे ऊपर जैसे हंसी का तूफान आ गया, मजाक का सामान बन गया मैं। हाँ, मानता हूं कि मेरे सपने की एक तीव्र भावना ही मुझ में सबसे गहराई से बची रही, और शायद वही मेरी घायल आत्मा में सबसे ज्यादा दर्ज हुई। लेकिन ये जो रूप, ये जो छवियां मैं अपने सपने में देख रहा था, वो इतने संगीतमय, सुंदर और मोहक थे कि जब मैं जागा तो मुझे लगा कि उन्हें अपनी बेचारी भाषा में बयान करना नामुमकिन था। तो हाँ, शायद मैं बाद में कुछ चीजें जोड़ने पर मजबूर हुआ, ताकि मैं कम से कम कुछ तो लोगों को समझा सकूं, और इसी चक्कर में शायद चीजें बिगड़ भी गई हों। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस बात को कैसे ना मानूं कि वो सब सच्चा था। शायद वो सपना जैसा मैं कह रहा हूं उससे 1000 गुना ज्यादा उजला, सुंदर और सुखद रहा हो। मान लिया कि वो सपना था, तो भी वो सपना इतना सच्चा था। एक राज बताऊं, शायद वो सपना था ही नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ ऐसा घटा, कुछ इतना डरावना और सच, जो किसी सपने में कल्पना करना भी नामुमकिन है। हो सकता है कि मेरे दिल ने उस सपना रचा हो, लेकिन क्या सिर्फ दिल इतना भयानक सच बना सकता है? क्या मेरा छोटा सा दिल, मेरा घुमंतू और सतही मन इतनी बड़ी सच्चाई की झलक खुद गढ़ सकता था? नहीं, तुम खुद सोचो। अब तक मैंने ये बात छिपा रखी थी, लेकिन अब मैं सच बताता हूं। सच ये है कि मैंने उन सबको बिगाड़ दिया।
हाँ, आखिरकार यही हुआ कि मैंने उन्हें सबको भ्रष्ट कर दिया। कैसे हुआ मुझे ठीक ठीक नहीं पता, लेकिन ये मैं साफ साफ याद रखता हूँ। सपना हजारों सालों तक फैला हुआ था, लेकिन मेरे भीतर सिर्फ एक समग्र भावना बची थी कि मैं ही था उनकी पतन की वजह। मैं एक गंदे कीड़े की तरह, प्लेग के वायरस की तरह उनकी उस साफ सुथरी पवित्र धरती पर फैल गया जो मेरी आने से पहले निष्पाप और आनंदमय थी। वो झूठ बोलना सीख गए, झूठ में मजा आने लगा उन्हें, और झूठ की मिठास उन्हें भाने लगी। शुरुआत शायद एक मजाक से हुई होगी, शरारत, छेड़खानी, या फिर बस किसी बीज रूपी झूठ से, लेकिन वो झूठ उनके दिलों में उतर गया और उन्हें अच्छा लगने लगा। फिर शुरू हुआ कामुकता का जन्म, कामुकता से आया ईर्ष्या, ईर्ष्या से उपजा क्रूरता, और फिर क्या हुआ मुझे ठीक ठीक याद नहीं, पर इतना याद है कि बहुत जल्द पहला खून बहा। वो हैरान हुए, डरे, और फिर एक दूसरे से अलग होने लगे, गुटों में बंट गए, लेकिन हर गुट बना दूसरे के खिलाफ। फिर आया आरोप, अपमान, और उसके बाद लज्जा का बोध। लज्जा से आया नैतिकता का भ्रम। फिर पैदा हुई इज्जत की परिभाषा। हर गुट ने अपने झंडे फहराने शुरू कर दिए। उन्होंने जानवरों को सताना शुरू किया, जानवर डरकर जंगलों में भाग गए और फिर दुश्मन बन गए। फिर शुरू हुई स्वार्थ की लड़ाई, अलगाव की, ये मेरा है वो तेरा की। उनकी भाषा तक अलग अलग हो गई। अब वो दुख को समझने लगे और फिर धीरे धीरे दुख से प्रेम करने लगे। उन्हें लगा कि सच सिर्फ दुख के रास्ते मिल सकता है। फिर आया विज्ञान। जैसे जैसे वो बदतर होते गए, वो भाईचारे और मानवता की बातें करने लगे। जैसे जैसे वो अपराधी बनते गए, उन्होंने न्याय का आविष्कार किया, कानून बनाए और उन्हें निभाने के लिए गिलोटिन तक बना दी। धीरे धीरे वो सब भूल गए कि उन्होंने क्या खोया था, यहां तक कि उस पुराने सुख की संभावना पर भी हंसने लगे। उन्हें वो सब एक झूठा सपना लगने लगा। उन्हें अब उस स्वर्ग की कोई सच्ची याद नहीं थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे भूलने के बावजूद वो उसे फिर से पाने की लालसा में डूबे रहते। वो उस खोए हुए मासूम सुख को एक कल्पना बनाकर पूजने लगे, मंदिर बनाए और उसी की मूर्तियां बनाकर रोते हुए आराधना करने लगे। लेकिन अगर कोई उन्हें फिर से वो पुराना स्वर्ग दिखा देता और पूछता, क्या तुम वापस वहां जाना चाहोगे, तो वो साफ कहते नहीं। वो कहते, हाँ, हम झूठे हैं, पापी हैं, अन्यायी हैं, हमें ये सब पता है और हम रोते भी हैं। हम खुद को दंडित करते हैं, शायद उस दयालु न्यायाधीश से भी ज्यादा जिसके नाम तक को हम नहीं जानते। लेकिन हमारे पास विज्ञान है और विज्ञान के सहारे हम सच को खोज लेंगे। हम उसे जागरूक रूप से पा लेंगे। ज्ञान भावना से ऊंचा है, जीवन की चेतना खुद जीवन से ऊंची है। विज्ञान हमें बुद्धिमानी देगा, बुद्धिमानी हमें बताएगी कानून, और उन कानूनों की जानकारी खुशियों से भी ऊंची होगी। और यही उन्होंने कहा, और ऐसा कहते ही हर कोई खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करने लगा, और वो ऐसा करे बिना रह भी नहीं सकते थे। हर इंसान को अपने व्यक्तित्व के अधिकारों से इतनी जलन होने लगी कि उन्होंने दूसरों के व्यक्तित्व को दबाने और नष्ट करने को ही जीवन का मकसद बना लिया। फिर आई गुलामी, यहां तक कि स्वेच्छा से गुलामी। कमजोर लोग खुशी खुशी मजबूतों के अधीन हो गए, बशर्ते कि वो उन्हें और भी कमजोरों को दबाने में मदद करें। फिर कुछ संत आए जो रोते हुए उन्हें अहंकार, असंतुलन और लज्जा के लोभ की बातें बताने लगे, पर उन्हें या तो हंसी में उड़ा दिया गया या पत्थर मारकर भगा दिया गया। पवित्र रक्त मंदिरों की दहलीज पर बहा। फिर ऐसे लोग पैदा हुए जो यह सोचने लगे कि कैसे सबको फिर से जोड़ा जाए, कि हर कोई खुद से तो प्रेम करे लेकिन दूसरों में हस्तक्षेप न करे और एक हार्मोनियस समाज बन जाए। परिणाम युद्ध। और जैसे जैसे यह विचार फैला, वैसे वैसे सबने अपनी अपनी बुद्धि की तलवारें निकाली। हर कोई यही सोचता था कि विज्ञान, बुद्धि और आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति आखिरकार इंसानों को एकजुट कर ही देगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, जो लोग हमारी बात नहीं समझते उन्हें रास्ते से हटा दो ताकि हमारा आदर्श जल्दी साकार हो सके। पर आत्म संरक्षण की भावना धीरे धीरे कमजोर होती गई। अब जन्म लिए घमंडी और भोगी इंसान जो कहते थे
सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं, और सब कुछ पाने के लिए उन्होंने अपराध किए और असफल होने पर आत्महत्या कर ली। अब नए धर्म पैदा हुए जो सिखाते थे शून्यता, अस्तित्व का अंत ही शांति है और स्वविनाश ही मोक्ष है। धीरे धीरे लोग थकने लगे इस निरर्थक संघर्ष से। अब उनके चेहरों पर दुख की झलक आने लगी। तब उन्होंने कहा, दुख ही सुंदरता है, क्योंकि अब उन्हें लगा कि सिर्फ दुख में ही कोई अर्थ है। उन्होंने दुख की महिमा के गीत गाए और मैं उनके बीच भटकता रहा, अपने हाथ मरोड़ता, रोता, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पहले से भी ज्यादा प्रेम करता था। मैंने उनकी पापमय धरती को उस स्वर्ग से ज्यादा प्रेम किया, क्योंकि अब वहां दुख था। हाँ, मैं हमेशा दुख और क्लेश से प्रेम करता रहा, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अब जब मैंने उन्हें दुख में देखा, मैंने पछताया। मैंने उन्हें बताया कि ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही लाया था ये झूठ, ये विष, ये भ्रष्टता। मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे सूली पर चढ़ा दो। मैंने उन्हें सूली बनाना सिखाई। मैं खुद को मार नहीं सका, मेरे पास हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं उनके हाथों दुख भोगना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा खून आखिरी बूंद तक बहा दिया जाए। मैं पीड़ा चाहता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो मुझ पर हंसे और फिर मुझे पागल समझने लगे। उन्होंने कहा, तुम कोई अपराधी नहीं, बस एक सपना थे। जो हुआ वो हमारे ही अंदर की इच्छा थी, और अब जो कुछ है वही होना था। आखिर में उन्होंने कहा, तुम खतरनाक हो रहे हो। अगर तुम चुप न हुए तो तुम्हें पागल खाने में डाल देंगे। और तभी एक गहन पीड़ा ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया। मेरा दिल मरोड़ गया, जैसे मैं मर रहा था, और तभी मैं जाग गया। ये उस सुबह की बात है। अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था, करीब 6 बज रहे थे। मैं एक ही झटके में जाग गया, उसी आम चेयर पर जिस पर मैं अनजाने में सो गया था। मोमबत्ती जल चुकी थी। कैप्टन के कमरे में सब गहरी नींद में थे और चारों ओर एक गजब की खामोशी थी, जो हमारे फ्लैट में बहुत ही दुर्लभ थी। मैं हक्का बक्का खड़ा हो गया। इतना अनोखा अनुभव मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि जिंदगी में कभी कुर्सी पर बैठे बैठे भी नींद नहीं आई थी। और तभी मेरी नजर पड़ी उस रिवॉल्वर पर, लोडेड, तैयार। एक झटका लगा, लेकिन मैंने उसे तुरंत परे फेंक दिया। ओह, अब तो बस जीवन चाहिए, जीवन। मैंने अपने हाथ उठा लिए और किसी शब्द के बिना सिर्फ आंसुओं से अनंत सत्य को पुकारा। एक अनोखी, अकटनीय आनंद की लहर मेरे भीतर दौड़ गई। हाँ, जीवन। और अब मेरा संकल्प था जीवन भर इस सत्य को बांटने का। मैं चल पड़ा हूं सुसमाचार फैलाने। मैं उसे सब तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या? सत्य का सुसमाचार, क्योंकि मैंने उसे देखा है अपनी आंखों से, पूरे तेज और वैभव के साथ। अब मैं जी रहा हूं इस एक सत्य को बांटने के लिए, और तभी से मैं प्रचार कर रहा हूं। और सबसे अजीब बात यह है, जो मुझ पर हंसते हैं, मैं उन्हें और भी ज्यादा प्यार करता हूं। क्यों करता हूं यह मैं खुद भी नहीं जानता, बस करता हूं। कहते हैं कि मैं अस्पष्ट और भ्रमित हूं, और अगर अभी ऐसा हूं तो आगे क्या होगा पता नहीं। हाँ, ये सच है, मैं उलझा हुआ हूं, शब्दों में गड़बड़ा जाता हूं, और शायद आगे और भी ज्यादा गलती करूंगा, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। सत्य का प्रचार करना, कैसे कहूं, क्या कहूं, किस भाषा में कहूं, कैसे जी कर दिखाऊं, इन सब सवालों के जवाब खोजना पड़ेगा। लेकिन सुनो, गलती कौन नहीं करता? सब, चाहे वो ज्ञानी हो या चोर, एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। ये तो पुराना सत्य है, लेकिन नई बात यह है, मैं अब भटक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने सत्य देखा है। मैंने देखा है कि इंसान सुंदर और सुखी हो सकता है बिना इस धरती को छोड़े। मैं नहीं मान सकता कि बुराई ही मानवता की प्राकृतिक अवस्था है, और यही मेरी आस्था है जिस पर लोग हंसते हैं। लेकिन मैं कैसे न मानूं? मैंने देखा है उसे, साक्षात देखा है, मन से नहीं गढ़ा है। वो छवि मेरे भीतर हमेशा के लिए बस चुकी है। मैं जानता हूं कि मैं शायद गलत शब्द बोलूंगा, कभी दूसरों की भाषा में बात करूंगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि वो छवि, वो जीवंत अनुभव मुझे हर बार सही राह पर लाएगा। मैं तैयार हूं, 1000 साल भी लग जाए तो सही।
पहले मैं यह छिपाना चाहता था कि मैंने उस स्वर्ग को भ्रष्ट किया था, पर यह मेरी पहली गलती थी। सत्य ने मुझे रोका। उसने मुझे फुसफुसाकर कहा, तू झूठ बोल रहा है। और उसने मुझे बचाया और सुधारा। लेकिन कैसे बनाऊं स्वर्ग इस धरती पर, यह मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे शब्द छिन गए हैं। कम से कम मुख्य शब्द, वो शब्द जो सबसे जरूरी थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने उसे देखा है। हालांकि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। और जो लोग हंसते हैं वो ये नहीं समझते। वो कहते हैं सपना था, भ्रम था, पागलपन था, जैसे वो सब कहकर सारी सच्चाई खारिज हो जाती हो। लेकिन मैं पूछता हूं, सपना क्या होता है? क्या हमारी ये जिंदगी भी कोई सपना नहीं? मैं तो कहूंगा, अगर वो सपना था भी तो क्या हुआ? अगर वो स्वर्ग कभी नहीं भी आए तब भी मैं उसका प्रचार करता रहूंगा। और ये सब कितना आसान है। सिर्फ एक चीज चाहिए, दूसरों को भी वैसा ही प्रेम करना जैसा खुद को करते हो। बस यही है सब कुछ। बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। ये एक पुराना सत्य है, हजारों बार कहा गया, लेकिन कभी जिया नहीं गया। अब बस इसी के विरुद्ध मुझे लड़ना है कि ज्ञान, अनुभव और चेतना ही सर्वोपरि है, जीवन नहीं। नहीं, जीवन ही सर्वोपरि है, अगर वो प्रेम से भरा हो। अगर बस सब चाहें तो एक ही दिन में, एक ही घंटे में सब बदल सकता है। और हां, मैंने उस छोटी बच्ची को ढूंढ निकाला है और अब मैं चल पड़ा हूं और चलता रहूंगा। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की यह कहानी सिर्फ एक सपने की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान के अस्तित्व, उसकी आत्मा और प्रेम की शक्ति पर एक गहरी दार्शनिक खोज है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को बेवकूफ मानता है और आत्महत्या करने का फैसला करता है। लेकिन एक सपना उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और उसकी पूरी सोच को बदल देता है। कहानी की शुरुआत एक गहरी निराशा से होती है। नरेटर को जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता। वह सोचता है कि सब कुछ बेकार है, नैतिकता, सच्चाई, भावना सब झूठ है। लेकिन जब वह सोता है तो उसे एक सपना आता है जो उसे एक दूसरी पृथ्वी पर ले जाता है। वहां के लोग निर्दोष, प्रेममय और पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हैं। वहां कोई झूठ, हिंसा या ईर्ष्या नहीं होती। ये दूसरी पृथ्वी एक प्रकार का आदर्श समाज यानी यूटोपिया है, जैसे इंसान के भीतर की सबसे प्यारी कल्पना। लेकिन नैरेटर वहां भी अपना बीज ले जाता है, यानी अपने अंदर की अशुद्धता। और धीरे धीरे उस प्योर समाज में भी झूठ, काम, ईर्ष्या और हत्या आ जाती है। ये इंसान की एक यूनिवर्सल कमजोरी को दर्शाता है कि हम चाहे कितने भी आदर्श वातावरण में रहें, अगर हमारी आत्मा में दोष है तो हम हर चीज को भ्रष्ट कर सकते हैं। दोस्तोयेव्स्की इस बात को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या इंसान मूल रूप से पापी है या बस भटका हुआ है। नैरेटर उस पाप के बोझ को महसूस करता है और जागने पर एक नए नजरिए से भर जाता है। अब वो प्रेम, सच्चाई और परिवर्तन के रास्ते पर चलना चाहता है। कहानी में कई गहरे थीम्स हैं, जैसे इंडिविजुअल रिडेम्पशन, कलेक्टिव करप्शन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नैरेटर को अब यह विश्वास हो जाता है कि अगर हर इंसान बस एक दिन सच्चे दिल से दूसरों से प्रेम करना शुरू कर दे तो दुनिया एकदम बदल सकती है। लेकिन बाकी लोग उसे पागल कहते हैं। वह खुद कहता है कि अगर लोग उसे पागल समझते हैं तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ट्रूथ को खुद अपनी आंखों से देखा है। ये कहानी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। प्रेम ही सब कुछ है और हर इंसान रिडीम हो सकता है, चाहे वह कितना भी गिर चुका हो। दोस्तोयेव्स्की यह भी दिखाते हैं कि सपने और वास्तविकता के बीच की रेखा उतनी साफ नहीं होती, क्योंकि कभी कभी एक सपना भी सच्चाई से ज्यादा सच्चा होता है। अगर आपको यह कहानी और उसका एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ या कौन सा विचार दिल को छू गया। ऐसे ही गहरे और थॉटफुल लिटरेचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। जुड़े रहिए
सोचते रहिए और लिटरेचर की दुनिया में हमारे साथ डूबते रहिए। धन्यवाद।